हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक से रिलेटेड आया है, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड। आज दो शॉर्ट नोट की वीडियो डाल रही हूँ, इसलिए एनालिसिस वाला नहीं डाल रही हूँ। डेली एनालिसिस का और शॉर्ट नोट का दोनों का पड़ेगा। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहे स्टैटिक से रिलेटेड ही क्यों ना हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, लक्ष्मीकांत हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, आप वो बता सकते हो। उस पर भी मैं शॉर्ट नोट बना दूंगी आपके लिए। और करंट में भी कोई न्यूज़ है तो उस पर भी बना दूंगी। ओके, तो पहला हमारा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड, जिसमें वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया जाता है 3 नवंबर को। ये लाइन याद रखनी है आपको। दूसरा, रेज अवेयरनेस ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर। तो इसमें बायोस्फीयर का की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करते हैं। और प्रमोट करने के लिए कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ को। बायोस्फीयर रिजर्व की बात अगर करूँ तो ये इंपॉर्टेंट है ना कि बायोस्फीयर के बारे में बहुत बात होती है। नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये सब तो आप बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में यहाँ से जानो कि ये प्रोटेक्टेड कोर जोन इसमें होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं। मतलब प्रोटेक्टेड कोर जोन हैबिटेट होते हैं फ्लोरा एंड फौना की। ये लाइन याद रखनी है आपको अगर आता है बायोस्फीयर तो आप एक डेफिनेशन के तौर पे भी वहाँ पे लिख सकते हो, जिसमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं वाटर, सॉयल और एयर, ठीक है, बायोटा एज होल इकोसिस्टम। बफर जोन क्या है? बफर जोन क्या होता है? सराउंडिंग कोर जोन जो एरिया होता है, मतलब जैसे बफर जोन क्या है, ये क्या होता है, सराउंडिंग, जैसे अगर ये कोर जोन है तो इसका जो सराउंडिंग एरिया होता है उसे ही बफर जोन कहते हैं, ये जान लो। वहाँ पे क्या होता है, वेयर पीपल लिव एंड वर्क इन हार्मनी विथ नेचर, मतलब वो वहाँ पे रह सकते हैं और पीसफुली काम कर सकते हैं नेचर के साथ। ओके, ऑल्सो फंक्शन एज, किस तरह से, लेबोरेटरी होते हैं साइंटिस्ट फॉर स्टडी नेचर, फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। अटमोस्ट एज ट्रांजिट जोन। अब ट्रांजिट जोन क्या होता है ये देखो, कम्युनिटीज़ प्रैक्टिस सोशो कल्चरली एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, और ये डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को। तो ये याद रखिए, यूनेस्को से रिलेटेड। अब किस चीज़ के लिए किया जाता है? प्रमोट करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये तो आपको पता है कि बायोस्फीयर की बात कर जा रही है, तो कंजर्व किसको करेंगे, संरक्षण किसको देंगे, बायो डाइवर्सिटी पे फोकस करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। रिसर्च के पर्पज से यूज़ करा जाता है ये जगह, बायोस्फीयर रिसर्च, ये सब इसके द्वारा की, मतलब यहाँ पे की जाती है। ये सपोर्ट किया जाता, और इसको सपोर्टेड किया जाता है बहुत सारी यूएन एजेंसीज़ के द्वारा भी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग यूनेस्को, मतलब यूनेस्को के अकॉर्डिंग करेंटली 748 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं अक्रॉस 134 कंट्रीज़। तो ये वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है, करेक्ट, कि यूनेस्को ने बताया कि करेंटली 748 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं 134 कंट्रीज़ में। आपको इंडिया में बताना है कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कमेंट करके। ओके, तो इसमें इंक्लूडिंग 22 ट्रांस बाउंड्री साइट्स भी हैं। लोकल लेवल पे अगर आप यहाँ बात करो तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। लोकल कम्युनिटीज़ मैनेज करती है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मतलब क्या क्या है, जैसे लोकल लेवल पे क्या क्या किया जा रहा है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, लोकल कम्युनिटीज़ मैनेज कर रही है मैंग्रोव फॉरेस्ट को, प्रोटेक्ट कर रही है बायोडाइवर्सिटी जो रीजन है वहाँ पे। और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो है, वहाँ की बात की जाए तो लोकल कम्युनिटीज़ जैसे कि वुमेन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, और क्या कर रही हैं, बना रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी, ठीक है, ये भी याद रखना है। रिसेंटली क्या हुआ कि यूनेस्को माइकल बैटिस अवार्ड किसको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, गल्फ, यहाँ पे देखो किसको, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व को। और यहाँ बताया जा रहा है ये जो अवार्ड दिया गया किस चीज़ के लिए दिया गया है, फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट 2023 के लिए दिया गया है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए 2023 के लिए। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट की बात करें तो इसमें क्या इंक्लूडेड है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक चेक पॉइंट। ओके, 10th साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क मीटिंग कहाँ पे होने वाली है, चेन्नई में, जो कि नवंबर 13 को होगी। तो ये लाइन आपको याद रखनी कि जो 10th साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क मीटिंग होने वाली है वो चेन्नई में, और ये नवंबर 13 को होगी, ठीक है।
ये याद रखनी है। जो कि थीम इसकी क्या होगी, ये लाइन यहाँ से रखो, इसकी थीम क्या होने वाली है, रिज टू रीफ। ये लाइन आपको याद, आपको पता है जब भी कोई ऐसी मीटिंग या कुछ होती है और जिसमें थीम दी रहती है तो वो थीम हमको याद रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछ लेता है। तो इसकी थीम क्या है, रिज टू रीफ। और किसकी थीम की बात की जा रही है यहाँ पे, साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क मीटिंग की। अब ये जो है सिकैम, मतलब आप शॉर्ट में बोल सकते हो, हालांकि फुल फॉर्म इसका क्या है आप देख लो, साउथ एंड सेंट्रल एशियन ये है। तो ये प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए, एक्सचेंजिंग नॉलेज एंड फोस्टरिंग कोलैबोरेशंस के लिए इन साउथ एंड सेंट्रल एशियन रीजन। कहाँ पे, साउथ और सेंट्रल एशियन रीजन्स में। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम की बात अगर करी जाए तो ये क्या करता है, ये इन्हांस करता है ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को। ओके, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को इन्हांस करने के लिए है थ्रू कंबाइनिंग नेचर एंड सोशल साइंस। मतलब इसमें किस तरीके से ये करने वाले हैं, जैसे कि देखो यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, मतलब मैन और बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है वो इन्हांस करने के लिए है, बढ़ाने के लिए है। और किस चीज़ को बढ़ाने के लिए, ह्यूमन और इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को, ठीक है। और ये कैसे ये करेंगे, कंबाइन करके नेचुरल और सोशल साइंस को, मतलब नेचर और साइंस को कंबाइन करके। और किस चीज़ के लिए करेंगे, टू इम्प्रूव करने के लिए, किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, लिवलीहुड यानी जीवन यापन, लिवलीहुड को सेफगार्ड करने के लिए इकोसिस्टम को, और प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है, सस्टेनेबल इकोलॉजिकल डेवलपमेंट को। वर्कर प्रोडक्टिविटी एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको ले सकते हो। तो ये क्या है, वर्कर प्रोडक्टिविटी, वर्क इन वर्कर प्रोडक्टिविटी क्या है, ये डिस्क्राइब करता है मेंटल एक्टिविटीज़ को। और इसमें बात की जा रही है वाइल वर्क इन लेबर प्रोडक्टिविटी एसोसिएटेड विथ मैनुअल एक्टिविटी। ओके, तो क्या कहा जा रहा है कि जो वर्क इन वर्कर प्रोडक्टिविटी है, वर्क इन वर्कर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो ये मेंटल एक्टिविटी की बात करता है। और अगर हम बात करें लेबर प्रोडक्टिविटी की यहाँ से, तो ये एसोसिएट है मैनुअल एक्टिविटी से। तो आपको समझ में आ गया मेंटल एक्टिविटी से कौन रिलेटेड है, वर्कर प्रोडक्टिविटी। एंड जो यहाँ पे है क्या बोलते हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी, वो मैनुअल एक्टिविटी से रिलेटेड है। प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एक्टिविटी की बात करें तो ये कैसे मेज़र किया जाता है, इसको कैसे मेज़र करते हैं, क्वांटम ऑफ आउटपुट वैल्यू पर यूनिट ऑफ लेबर टाइम कॉस्ट एट माइक्रो लेवल। तो इस तरीके से इसको मेजर करते हैं। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट है, इसके बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, फिर से आया हुआ है, CBAM क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है। तो इस पर फोकस किया जाता है लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड्स पे। अब यहाँ पे रिसेंट क्या हुआ है कि यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है दैट, यहाँ पे क्या अनाउंस किया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM कि क्या करा जाएगा, विल बी इंट्रोड्यूस इन ट्रांजिशनल फेज। कब से, अक्टूबर 2023 से इन्होंने ये चीज़ अभी इंट्रोड्यूस कर दी। तो ये जो पहले मैंने इसको ऐड किया है कि उन्होंने कहा था कि ये लागू कर दिया जाएगा, अभी तक तो हो गया, अक्टूबर 2023 से कहा गया। विच विल लेवी अ कार्बन टैक्स। तो यहाँ पे कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है किस चीज़ पे, इम्पोर्ट ऑफ प्रोडक्ट पे। तो इस पर कार्बन टैक्स ये लगा रहे हैं, और किस चीज़ पे, जो हम चीज़ें मंगाते हैं, मतलब इम्पोर्ट कराते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को, जो कि फ्रॉम द प्रोसेसेस विच आर नॉट इन्वायरमेंट सस्टेनेबल और नो ग्रीन, मतलब जो इको फ्रेंडली नहीं है। कुल मिला के आप सिंपल टर्म में जानो, जो इको फ्रेंडली नहीं है उसकी बात की जा रही है कि उस पर कार्बन टैक्स लगेगा, जो कि नॉन ग्रीन है उन पे। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात की जाए CBAM की, ये क्या है, एक टैरिफ है जो कि कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट पे जैसे सीमेंट और फर्टिलाइजर्स पे भी लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये ऐड किया है, इसको भी देख लो। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM की बात करें तो जैसे प्रोडक्शन हो रहा है EU में, तो बता रहे हैं क्या कॉस्ट है, फिर इसको वो अब्रॉड भेज दे रहे हैं, CBAM तो लग ही रहा है, फिर साथ में कितना उस पर टैरिफ लग रही है। टैरिफ आपको पता ही है, ठीक है, कुछ अमाउंट ड्यूटीज़ टैरिफ लगती है ना, कॉस्ट उस पर, उसकी बात की जा रही है। तो टोटल कॉस्ट अगर इतना है और CO2 कॉस्ट अब्रॉड इतना लगा दिया, तो टोटल कितना होगा, मतलब उस पर जो टैरिफ प्लस टैरिफ इंक्लूड कर लो, उसकी बात की जा रही है। अब ये जो CBAM अप्लाई होता है किन प्रोडक्ट्स पे,
ये किस सेक्टर के हैं, तो ये याद रख लो, स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, फर्टिलाइजर पे एंड सीमेंट पे। तो अगर इस तरीके से आ जाए किसी भी एमएस पे टुडे, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जान लो। तो बस ये था हमारा आज का शॉर्ट नोट का जो हमें डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।